शाश्वत मंच पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रंग विमर्श एक मुलाकात में हम आज बातचीत करेंगे सुशील शर्मा जी से, जो अभिनेता और निर्देशन के साथ साथ एक म्यूजिकल डायरेक्टर भी हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग का भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत हमारे मंच में स्वागत है। और बहुत चूंकि थोड़ी आभार। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो दर्शकों से क्षमा चाहूंगी मैं। मंच पर आने से पहले मैं सोच रही थी कि आप शायद, जैसा कि सुबह बताए थे, शूटिंग में व्यस्त हैं। तो जी जी। आप भी आप मेरे मंच पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना, क्योंकि आपका बेस मैंने देखा रिज्यूम, आप एक म्यूजिक पे काफी आपने फोकस किया, काम भी अच्छा किया, लेकिन नाटकों से भी जुड़े। तो म्यूजिक के साथ नाटकों से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? एक्चुअली हुआ क्या कि देखिए, अब पहले तो जी आपका बहुत बहुत आभार रितम्बरा जी, जी। आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया और ये मौका दिया। दरअसल में मैं ऐसे स्पेस में बैठा हूँ, यहाँ अभी भी शूटिंग की जगह पे ही बैठा हुआ चल हूँ, रही है जी। इसमें घर नहीं पहुँच पाए। हाँ, तो मैंने कहा कि जी मैं पहले, मेरा कमिटमेंट है, मैं लाइव हूँ। तो वो दरअसल जी में क्या है, म्यूजिक हमारी फैमिली में था। जी तो म्यूजिक के साथ हम मतलब बचपन से पले बढ़े, क्योंकि हमारे नाना पक्ष में संगीत था। मेरी नानी गाती थी, मेरे नाना, मेरे मामा लोग, फिर वो जी मेरे भाई तबला वबला सीखने लगे। तो संगीत की शिक्षा प्रॉपर से, और पहले बचपन से ही गाने बजाने को लेकर के बड़ा क्रेज था जी हमारे, खासकर नाना पक्ष में। तो वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे कि नहीं बेटा करो इसको। ये नाना खुद ढोलक बजाते थे, तो वो कभी कहते थे ऐसे बजाओ, ऐसे करो। तो वहां से संगीत का प्रभाव पड़ा ज्यादा। माँ के पक्ष से जी मिला मुझे, जो जी है वो आया हमारे उससे। तो बेसिकली शुरुआत तो पहले किसी भी मतलब संगीतकार की वो होती है, या कोई जो जो भी बनता है, अगर म्यूजिक सीखता है, उसकी शुरुआत शायद माँ के गर्भ से ही हो जाती है। और हमारे जो रिचुअल्स हैं, या हमारे जो संस्कार गीत हैं, या हमारे संस्कारिक गीत, या हमारा लोकगीत है, वो जी माँ के पेट से ही हमें मिलने लगता है। क्योंकि हम एक बिल्कुल। ऐसे छोटे शहरों में से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर गाँव में गर्भाधान संस्कार से लेकर के और बरहों, छठी संस्कार, फिर प्रतिबंधन, फिर विवाह तो गीतों का हमारे यहाँ चलन बहुत ज्यादा है। खासकर वो भी जी बघेलखंड, बुंदेलखंड और अवध में और यूपी में इसका बहुत चलन है। हर एक जी रिचुअल्स के लिए हमारे यहाँ गीत है। तो मुझे लगता है कि संगीत की शिक्षा जहाँ तक है, वो माँ के गर्भ से ही मिल जाती है बच्चे को। और वही मुझे भी लगा कि मुझे भी वहीं से प्राप्त हुआ, जो कुछ हुआ जी माँ के पेट से ही सीख करके निकला है बिल्कुल। ऐसा। सुशील जी, देखिए, म्यूजिक तो मैं मानती हूँ कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन जी जी। कभी होता है कि म्यूजिक गॉड गिफ्टेड होते हुए भी उसमें भी प्रशिक्षण की जरूरत है। जो सुर ताल, उसके जो विधा है संगीत के, तो वो विधा उसके नहीं समझ में आते हैं। और जी जी। अगर, जैसा कि आपने बैकग्राउंड की बात की, तो वो एक बैकग्राउंड वाली जो म्यूजिक परंपरा, घरानों वाली जो परंपराएं चली आती हैं, तो उसकी तो और जी बात है, क्योंकि वो तो मेरे ख्याल से रूह में म्यूजिक कहीं ना कहीं समाया हुआ है। अभी मैं एक सोचूं, आपने इंस्ट्रूमेंट बहुत लिखा है, जिक्र किया है कि बजाते हैं, तो मैं एक जी। हाथ चलता है, एक हाथ नहीं चलता, तो मैं मानती हूँ कि गॉड गिफ्टेड है ये, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना और उस पे करना। तो इसको जी। आप क्या समझते हैं? जी मुझे लगता है, देखिए क्या है कि अ, जी संगीत जब भगवान आपको बहुत अलग बनाता है, खासकर संगीतकार और कलाकार को बहुत तबीयत से तराशता है, जब तब जाकर के वो कलाकार बन पाता है। मेरा ऐसा मानना है जी कि उसमें किसी भी इंसान का हाथ नहीं। जब तक दैविक शक्तियाँ आपके पीछे नहीं लगती हैं, खासकर संगीत जैसे क्षेत्र में, तब तक आप संगीत नहीं सीख सकते हैं, या बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि जहाँ तक ये कहते हैं कि लोग बाग कम से कम गाना बजाना सुनने के लिए भी आपके पास शक्ति होनी चाहिए। लोग बाग वो भी नहीं सुन पाते हैं। बिल्कुल उनको उनको बिल्कुल। वो भी पसंद नहीं आता, अरे कौन गाना बजाना में बैठे, कहाँ है ये सब। तो वो भी नापसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान बहुत तबीयत से तराशता है, जो संगीत सुनना जी पसंद करते हैं और संगीत के साथ जीना पसंद करते हैं। तो जी एक ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, गॉड गिफ्टेड इसलिए कि भगवान किसी किसी को ऐसा दे देता है कि चलो इसको उड़ेल देता हूँ इसके ऊपर। तो वो जब उसको सुर देता है, तो साथ में ताल भी दे देता है। बिल्कुल और कहीं कहीं ऐसा होता है कि भगवान जिसको ताल देते हैं उसको सुर नहीं देते हैं, लेकिन अपने साथ थोड़ा सा भगवान ने कृपा की कि उन्होंने सुर के साथ ताल भी दे दिया। तो वही मैं जहाँ से बता रहा हूँ कि बचपन से ही नाना और मेरे
पिता पक्ष में भी मेरे परदादा जो है तबला बजाते थे, तो वो फिर हमें विरासत में मिल गया धीरे-धीरे। तो और जब थिएटर में आया तो वहाँ ताल वाद्यों का भंडार था, ठीक है? क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट्स तो वहाँ पर आप बजा करके सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। जब थिएटर में आया तब वहाँ पर थोड़ा-सा अपने आप को एक्सप्लोर करके फिर मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि एक बार अगर आप ताल को समझ जाएँ और इंस्ट्रूमेंट को समझ जाएँ तो बजाने में आसानी होती है और आप बजा पाते हैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स को। क्योंकि लय अगर आप एक बार आपकी साँस पर कमांड हो गया, आपकी लय पर कमांड हो गया, तो आप ऊपर-नीचे आप आराम से कर सकते हैं। तो वही था कि वो हमें म्यूज़िक संगीत में ताल और सुर दोनों को मिल गए, तो ये भगवान की बड़ी कृपा रही हमारे ऊपर। बेटा बेटा कहीं चला गया। जी, आपने म्यूजिक के जरिए ही मतलब थिएटर में प्रवेश किया, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलता होगा कि जो म्यूजिकल प्ले वगैरह आप कैसे नाटकों से कैसे शुरुआत किया आपने म्यूजिक? नाटकों की तो वाक़ई में पहले एक्चुअली मेरी माँ जो थी तो वो थी बहुत बहुत मतलब गाँव से थी, लेकिन उनको जब मेरे पिताजी पोस्टेड हुए जी। तो उनको फ़िल्मों का बड़ा शौक हुआ और उस ज़माने में 70s के दौर में 60s के दौर में फ़िल्मों का चरम था। तो माँ जी। को और हमारे मामा जी लोगों को फ़िल्मों का बहुत शौक था, तो मेरी माँ भी फ़िल्में देखने जाया करती थी। जी। तो उन फ़िल्मों का प्रभाव ये हुआ कि शायद जब मैं पेट में था, जब मैं पैदा हुआ, तो माँ ने अमिताभ बच्चन की कोई फ़िल्म देख रखी थी, राजू उसमें नाम था अमिताभ बच्चन का। तो जी। जब मैं पैदा हुआ तो माँ ने रख दिया नाम मेरा घर का राजू। तो मुझे लगता है कि इसमें माँ का बहुत बड़ा योगदान है कि माँ के गर्भ से ही ये सारी चीज़ें मुझे जो है तो वहाँ से आईं। और एक्टिंग दरअसल में पहले का ऐसा कोई मेरा वो नहीं था, लेकिन हाँ, बचपन में जब फ़िल्में दिखाने ले जाती थी माँ, तो बड़ा इमोशनल हो जाते थे देखते-देखते फ़िल्में। तो सबसे कुछ फ़िल्में तो पहले भगवान वाली फ़िल्में देखने, फिर मासूम आई, फिर कुमार गौरव की फ़िल्म आने लगी इस तरह से, तो आदमी देख कर के भावुक हो जाता था। तो लगता था कि हाँ, कुछ चल रहा है, अंदर कुछ फीलिंग होती है। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ और स्कूल में इंट्रोड्यूस होने लगा थिएटर वगैरह, तो वहाँ पे आकर के मैंने थोड़ा-थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्योंकि गाना-वाना गाता था स्कूल में तो स्टार बन के घूमते थे कि अरे यार वो लड़का गाना जी। गाता है स्कूल में क्लास में। लेकिन एक्टिंग प्रोफेशनल जब आना शुरू हुआ तो रीवा में इप्टा एक संस्था थी और जी। वहाँ के कुछ सीनियर घर आए मेरे बड़े भाई से बात करने कि अरे यार वो कॉलेज में जी। पहुँच गए थे तो उस कॉलेज में प्ले कर रहे थे। तो मैं भी वहाँ था घर पे, तो उन्होंने कहा कि तुम भी एक्टिंग करोगे? मैंने कहा एक्टिंग क्या होता है भाई, ये कैसे करते हैं? तो बोले चलो आ जाओ शाम को टीआरएस कॉलेज के पीछे आ जाओ, हमारे रीवा में एक टीआरएस कॉलेज है, वहाँ पर पीछे ग्राउंड में रिहर्सल होती थी। तो मैं चला गया उनके पास, तो देखा वहाँ 5-6 सीनियर और पूरा ग्रुप 10-12 लोगों का वहाँ पर कोई नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं और बड़ा बड़े-बड़े डायलॉग्स और ये सब हो रहा है। मेरी भी इच्छा हुई कि यार करना चाहिए, तो मैंने कहा कि ठीक है सर मैं करूँगा। तो उस जी। समय कोई नुक्कड़ नाटक तैयार हो रहा था और उसका नाम था सदाचार का ताबीज़, हरिशंकर जी। परसाई की कहानी पर बेस्ड वो नाटक। वहाँ से वो पहला नाटक था जब मेरी एंट्री हुई इप्टा में, और वो भी नुक्कड़ नाटक के तौर पे। फिर उसके बाद रीवा में मैंने कई साल चाहे वो नुक्कड़ नाटक रहे हों या बड़े प्रोडक्शंस रहे हों, तो उनमें बढ़-चढ़ के हिस्सा, मतलब एक तरह से मेरा ये लग गया था कि वो अ, जो विष था अभिनय का जी। वो वहीं से मैंने पी लिया था और वो ज़हर धीरे-धीरे असर करता रहा। और शायद ये भी हुआ कि वो क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोज़ बन गया है कि अब कितना जी। भी मैं थिएटर ग्रहण करूँ तो मुझे और लगता है कि और मुझे मिलना चाहिए और सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ता हूँ, जितना जानता हूँ, जितने लोगों से मिलता हूँ, जी। तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। और ये रहा कि रीवा का जो थिएटर था, भले अमेच्योर था, भले ही एक ऐसी आपको उसमें था, आप मतलब कहना चाहिए कि विचारधाराओं का थिएटर था, जहाँ इप्टा जैसी संस्थाएँ जो कम्युनिस्ट विचारधाराओं के बारे में मानी जाती, तो थोड़ी-थोड़ी छाप वहाँ से पड़ती थी, आंदोलन को लेकर, ये सब सारी चीज़ें अंदर जाती थी, अन्याय क्या होता है ये सब, अंदर चलता रहता था। और वहाँ पर नाटकों का भी है कि ऐसे भी नहीं कि अच्छे नाटक भी खेले गए, उसमें से आपका अंधा धुआँ, चश्मा ओढ़न, आपका सफ़र, गोविंदा रे आला रे आला, टीन टप्पर, ऐसे बड़े नाटक वहाँ पर हुए, मतलब बड़े-बड़े जी। कथा एक कंस की, इस तरह के नाटक खेले गए।
और रीवा से जब रीवा में 8-10 साल थिएटर कर लिया, तब जब लोग बात बोलते थे कि यार आप बहुत अच्छे एक्टर हो, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तब ये लगता था कि यार अब कहाँ जाए, अब क्या करें, क्योंकि एक्टर को तो कोई पैसे देता नहीं है। तो बिल्कुल। उस जमाने में रीवा में ये था कि हम 4 भाई थे और चारों भाई, पिताजी अकेले कमाने वाले, तो उनको ये लगता था कि भाई कुछ ना कुछ अब अ, धंधा रोजगार करना चाहिए, वरना या कि जॉब करो या आप लोग, या कुछ करो, पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट जी। करो, जैसे भी करना हो, ये नाटक नौटंकी में तो काम नहीं चलेगा। तो अंदर ये तो डर बैठ गया था कि अगर अ, ये नहीं किया तो शायद पान की दुकान में न बैठना पड़े, कहीं किराने की दुकान ना खोलना पड़े, या जी। किसी और जगह पे ना जाना पड़े। तो डर तो ये था। तो मेरे एक सीनियर थे दिलीप पावले, वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उनका एडमिशन हो चुका था। वो जब रीवा में पहली बार प्रोडक्शन करने आए तो उन्होंने कहा कि यार तू एक काम कर, तू भोपाल चला जा, वहाँ ऐसा ऐसा एक ग्रुप है, वहाँ पैसे भी मिलते हैं और थिएटर भी होता है। तो मैंने कहा आप बताइए कहाँ होता है। तो उन्होंने बताया कि वहाँ बंसी कोल साहब है, बंसी कोल साहब इसी साहब गुजर गए, वो नहीं है इस दुनिया में हमारे में। जी। और जी। लेकिन अच्छा संयोग रहा कि मुझे मैं भोपाल चला गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो उनके साथ रंगभूषण भोपाल में 2 साल एज एन प्रोफेशनल एक्टर मैंने वहाँ पर उनके साथ ट्रेनिंग ली, उनकी मेथोडोलॉजी सीखी और वहाँ काम किया। फिर 2001 में वहाँ से फिर मैं वापस एक बार रीवा आया और रीवा से फिर वापस मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। और अब निरंतर यही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ एसोसिएट हूँ। जब म्यूजिकल प्रोडक्शंस होते हैं तो वो करते हैं। मेरा अपना एक ग्रुप है यहाँ पर जो मैंने अभी जी। ही हाल में, तो यहाँ पर आने के बाद अ, बहुत सारे ऐसे निर्देशकों के साथ काम करने का मिला जो ख्याति बिल्कुल। प्राप्त निर्देशक हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, और बाहर से आए बहुत सारे नाटक देखने को मिले, डिफरेंट ग्रुप्स में काम करने को मिला। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मायने रखता है मेरे जीवन में, कि मैंने हर उस व्यक्ति से सीखने की कोशिश की जिसके पास कुछ था, जो भी दे सकता था जी। मैंने झोली फैला करके उनसे मांगा कि आप मुझे प्लीज ये चीज सिखाओ। और अच्छा हुआ कि मुझे ऐसे गुरु मिले, ऐसे सीनियर्स मिले और ऐसा जीवन साथी मिला कि उसने आगे बढ़ाया और बिल्कुल। आज ठीक ठाक काम कर सुशील जी, रहा हूँ। यहीं पर मैं जानना चाहूंगी, जो संघर्ष का दौर चल रहा था आपका, तो उसमें जी आपके अनुभव क्या रहे, नाटकों को लेकर अनुभव क्या रहे आपके? देखिए पहले पहले क्या था कि हिंदुस्तान का रंगमंच जो है ना, वो जी। अभावों में जितना अच्छा हो सकता था या हो सकता है, शायद वो जितनी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जितना पैसा हो जाता है, उतना ही उनका काम खराब होता जा रहा है। क्योंकि लालच उनके मन में, क्योंकि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आप चीजें इन्वेंट कर लेते थे, आप उसको बना लेते थे। आज की डेट पे आप मार्केट की तरफ भागते हो, खरीदने की तरफ भागते हो, कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाते हो। पहले के समय में ऐसा था कि सब कुछ आपको अपने आसपास से करना है, जहाँ से ले आना है, आपको कुछ भी चीजें लानी है, आप घर से उठा लाओ या कुछ अलग जुगाड़ करो। तो अ, अभी कुछ दिनों पहले ही अभी मैं किताब विमोचन में तुम्हें प्रसन्ना जी ने एक बहुत बड़ी बात की, और वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक बात यही की कि आप आधुनिकता की तरफ जो भाग रहे हैं ना, आप आपकी नग्नता आपको दिखाती है कि आप वो आधुनिक रंगमंच नहीं है। रंगमंच, हिंदुस्तान का रंगमंच और जो है वो गाँवों में उसको देखने वाले लोग 5 स्टार होटलों या बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों वाले लोग नहीं आते थिएटर देखने। लोग गाँव जी। का लोग देखता है, आपको आपको मिडिल लोअर क्लास लोग जो है नाटक देखने आते हैं, वही लोग करते हैं। तो नाटक को को देखने के लिए, नाटक करने के लिए या नाटक फ़िल्म होना चाहिए, उसके लिए तो आपको ऐसे ही जगह पे नाटक करने चाहिए। बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं कि आपका तामझाम होना चाहिए। तो उस दौरान तो यही होता था कि हम लोग सब कुछ अ, इधर-उधर से जुगाड़ करके ही थिएटर करते थे, और वो एक दौर था जब लगता था कि हाँ हमें कुछ करना है और थिएटर के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है, समाज का एक हिस्सा बनना है। लेकिन अभी वो बात वैसी नहीं दिखती है और ना ही लोगों में जुनून दिखता है। सिर्फ़ ये लगता है कि उनका जितना रंगमंच है वो फ़ेसबुक और व्हाट्सएप तक सीमित हो गया है। मंच पर जब आते हैं तब उनकी जो खोखलापन है वो दिखाई देता है, उनकी प्रस्तुतियों में भी और उनके व्यक्तित्व में भी। तो ये जी। बहुत और जबकि सरकार लोगों ने सरकार से भी ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे का सोर्स नहीं है, उनके पास ग्रांट हैं, उनके पास
प्रोडक्शन ग्रांट ले रहे हैं, फेस्टिवल्स ग्रांट ले रहे हैं, लेकिन काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। जी। चूंकि सरकार ने बहुत बढ़ावा भी दिया है, चाहे वो ट्रेडिशनल फोक थिएटर की बात करें हम, चाहे मॉडर्न थिएटर की बात करें, और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग हर जगह भ्रष्ट हैं, तो कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं। सहमत अब जी बिल्कुल सुशील जी, मैं यहाँ जानना चाहूंगी, चूंकि आप म्यूजिक से भी जुड़े हुए हैं, एक जो प्ले हो, जब जो नाटक है कितना महत्वपूर्ण है म्यूजिक को लेकर, अगर प्ले की बात करें, प्ले में हम म्यूजिक की बात करें तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे जी जब आप शादी के लिए दुल्हन को तैयार करते हैं तो उसकी मांग में अगर सिंदूर ना हो तो सब कुछ जी छूना है, वो शादी नहीं कहलाती। वैसे मुझे लगता है कि नाटक के लिए म्यूजिक भी सिंदूर का काम करता है, वो सुहाग है नाटक का। अगर वो नाटक में भर दिया जाता है तो वो पूरी तरह से सुंदर हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, और जी आपको जोड़ देता है, आपका बंधन हो जाता है उस नाटक के साथ। तो मुझे लगता है कि एकदम ऐसा ही रिश्ता है जैसे नारी की मांग का सिंदूर होता है। अगर उसको जी हटा दिया जाए तो वैधव्य का निशानी हो जाती है। तो अगर बिना अ, अ, संगीत का जो नाटक है, तो मुझे लगता है कि वो तो ऐसे ही है, बहुत एक्सपेरिमेंटल लोग करते रहते हैं कि हमने तो म्यूजिक रखा ही नहीं, तो वो लगता नहीं। अगर म्यूजिकल नाटक है और म्यूजिक है उसमें, तो मुझे लगता है कि नहीं, संगीत कितनी म्यूजिकल ना भी हो तो भी हम लोग प्ले बैक में म्यूजिक को कहीं ना कहीं तो साउंड का प्रयोग करते ही हैं, वो तो एकदम जाहिर सी बात है। एकदम जी जी मेरा आपसे एक प्रश्न और भी है कि जी। आपने अभी बताया कि आपने संस्था भी चलाते हैं, तो अभी तक किन नाटकों का आपने निर्देशन किया है, और देखिए जी मेरे जो नाटक किए हुए हैं, पहले मैं तो जब वहां से गया तो मैंने एक नाटक समझौता किया, सबसे पहला नाटक जो मैंने डायरेक्ट किया। जी उसके बाद हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं किया। यहाँ दिल्ली में आने के बाद हमारी जो संस्था है, तो उसमें जी लगभग 6 से 8 बड़े नाटक हैं। उसमें से जिसमें से शिवरात्रि मैंने डायरेक्ट किया, अमनी मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। और जी आपका रसिक संपादक है, बड़े भाई साहब है, क्योंकि मेरी पत्नी भी इसी फील्ड से है। तो हम जी दोनों एक दूसरे को मिलके करते सपोर्ट हैं। करते हैं और करते रहते हैं। जी तो कुछ ऐसे नाटक थे जो इंडिविजुअल किए। उसमें से एक नाटक जो मेरा है वो थिएटर ओलंपिक में भी गया, और जी भारत रत्न में उसका मंचन हुआ, वो था अमली। और मैंने 2018 में एक यहाँ दिल्ली सरकार का साहित्य कला परिषद का एक अवार्ड होता है, युवा, जी तो वो भी मैंने उसमें शिवरात्रि किया, चंद्रशेखर कंभार जी का नाटक। जी और भरतपुरी में एक प्ले किया था जिसमें मैंने जहर किया, डायरेक्ट किया। तो इस और मेरे जितने भी ग्रुप के नाटक हैं, चाहे बूढ़े ने कहा हो, अमली हो, रसिक संपादक हो, बड़े भाई साहब हो, लागे छूटे ना हो, जहर हो, जी सारे नाटकों में कुछ ना कुछ ऐसा अलग है। और एकदम नए नाटक हमने किए, कभी हमने पुराने नाटक अपने संस्था से नहीं किए। बहुत ऐसे जो नाटक जी कम खेले गए हो या कि ना के बराबर खेले गए हो या पहली बार खेले जा रहे हो। क्योंकि मेरी पत्नी जो है तो वो साउथ से है, कर्नाटका से है, तो जी उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो एक हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि जो कन्नड़ में नाटक है वो जी वो ट्रांसलेट कर देती है हिंदी में। तो हमने जो चंद्रशेखर कंभार जी का हिंदी में मतलब ट्रांसलेट पहला नाटक उनका हमने जी खेला दिल्ली में, और वो बहुत खूबसूरत नाटक है। और अभी वो एक और नाटक ट्रांसलेट कर रही है, उन्हीं का जी नाटक चंद्रशेखर कंभार जी का। और तो वो भी बहुत जल्दी हम, अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोरोना टचवुड जी नहीं आया, तो हम वापस से मंच पर आएंगे, यही उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं। जी पति के सहयोग में आप भी कुछ स्क्रिप्ट की शायद राइटिंग वाइटिंग का काम आपने भी किया है। जी जी, मैं दरअसल में क्या है कि मुझे लिखने का शौक है। तो जी मैं कुछ कुछ कहानियां लिखता रहता हूँ। तो मैंने एक बड़ा नाटक लिखा था बच्चों के लिए, जी दादी माँ और मिट्टी के सिपाही। जी और उसके बाद कुछ आपका मैंने रूपांतरण किया मुंशी प्रेमचंद की कहानी का। तो वो बड़े भाई साहब, मैंने उसको किया अपने तरीके से। कुछ उसमें मैं और मेरा बेटा हम दोनों परफॉर्म करते हैं। और कुछ जी कहानियां लिखता हूँ, कुछ कविताएं लिखता रहता हूँ, यही चलता रहता है। बिल्कुल। सुशील जी, ये बताइए कि आपने अभी जैसा कि नाम लिया था पूर्व में ख्याति प्राप्त जो डायरेक्टर,
आप भी निर्देशन का काम आपने अपने ग्रुप से आपने भी किया, तो जी जी। क्या अनुभव रहा, किसी कोई खास अनुभव जो आपको या स्मरण हो इस समय, जो जैसे बंसी कौल जी की बात की, और भी आपने रिज्यूम में लिखा है, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम किया, तो कोई जी जी। अनुभव शेयर करें हमें जी। जी एकदम, मेरे साथ मैंने, क्योंकि एज जी ए म्यूजिशियन मैंने बहुत सारे प्रोडक्शंस में काम किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर जब मैं एज ए म्यूजिशियन वहाँ काम करता था, तो बड़े जी बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मिला। और प्रोफेसर, तो उसमें तो कुछ निर्देशक तो ऐसे थे कि मतलब जिनके साथ काम करना मेरा सौभाग्य था। और उसमें से एक म्यूजिक संगीत निर्देशक थे भास्कर चंद्रावर्कर। जी तो चंद्रावरकर जी के साथ काम करना ऐसा था कि वो इंसाइक्लोपीडिया थे, मतलब उनको अ, सब कुछ नॉलेज था, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे ओपेरा हो, चाहे इंडियन क्लासिकल हो, और वो बहुत डिटेल में बात करते थे। और मैंने इतना सहृदय संगीतकार मैंने आज तक नहीं देखा। वो खुद स्वयं सितार बजाते थे, और इतने गुणी आदमी की वो। जब हम कुछ संस्कृत नाटकों का म्यूजिक उनके साथ हमने किया, 2-3 नाटक, विज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी और वृक्ष कटिकम, जब वो नाटकों का म्यूजिक कर रहे थे, तो मैं उनका पार्ट था, हिस्सा था। तो वो जब आते थे तो कहते थे कि आओ सुशील म्यूजिक रूम में बैठते हैं, तो हम जैसे म्यूजिक रूम में बैठ जाते थे, और अपना गाने वाने बता करके जी म्यूजिशियंस को, और कहते थे कि अच्छा आप लोग चले जाओ, खाना खा के आ जाओ। और वापस आने तक पता चला कि वो वही कमरे में बैठे हुए 4 गाने उन्होंने कंपोज करके दे दिए आपको, कि ऐसा करो कि ये 4 गाने और कंपोज हो गए हैं, इसको भी कर लो। तो हम जी सोचते थे कि सर आप कब सोच लेते हैं, कब इस तरह से आप कर लेते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं। जी और उनको कभी ये नहीं लगता था कि अगर किसी म्यूजिशियन से हो जाता था ना, कि अगर वो आ, बहुत ज्यादा तुर्रम खां नहीं है, छोटा भी है ना, तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अगर उससे नहीं बज पाता था या कोई चीज नहीं हो पा रही थी, तो कहते थे कोई बात नहीं, ऐसे करके ऐसे बजा लो, कोई जरूरत नहीं जी कि आप यही पीस बजाओ या यही टुकड़ा बजाओ, जो आ रहा है वो जी बजाओ। क्योंकि नाटकों का संगीत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत क्लासिकल, प्योर क्लासिकल आपको चाहिए। हाँ ठीक है, आपको बिल्कुल क्लासिकल का नॉलेज होना चाहिए, बट नाटक के साथ जाना चाहिए। जो जिस नाटक में अगर आपका संगीत अ, नहीं है, मतलब उसका साथ नहीं हो रहा है, आप कोई भी ट्रैक उठा करके आपने प्ले कर दिया है, उसका इमोशन से कोई मतलब नहीं है, आप नाटक में जाए या ना जाए आपने डाल दिया, तो इस तरह का उनका नहीं था। तो ये जरूर था कि जब एक नाटक का प्रोसेस होता है कि आप शुरू से लेकर डे फर्स्ट से लेकर के और शो के दौरान तक जो एक जर्नी जी होती है पूरी टीम के साथ, डायरेक्टर के जी साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, आपके एक्टर्स के साथ, बैक स्टेज के साथ, जो वो एक मैंने बात कही थी कि मैं मंच पर जरूर था, लेकिन मंच पर क्या हो रहा था ये बहुत नजदीक से देख रहा था। तो ये बात जरूर थी कि हम मंच पर नहीं थे, मंच परे थे, लेकिन वो जो जी मंच पर हो रहा था वो मेरे एकदम आंखों के सामने हो रहा था, और पिछले 20 सालों से कंटिन्यूस आंखों के सामने हो रहा था। तो मैंने बहुत करीब से देखा है, और अच्छे अच्छे अभिनेताओं को देखा है जो आज शीर्ष पर है। और जी उसमें से पंकज त्रिपाठी एक बहुत बड़ा नाम है, इनामुल है, इश्तियाक है। तो ऐसे लोगों को साथ में देखना, मतलब वो मेरे साथ में पास आउट हुए, तो जी एक अच्छा वो होता है। और कुछ ऐसे एक्टर भी हैं जो मतलब अच्छा खासा काम कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो वहाँ के प्राध्यापक हैं, और अभी प्रभारी डायरेक्टर थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आपका साउथ के डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, फॉरेन के डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, रॉब क्लियर के साथ काम करने का मौका। और जितना बड़ा भी डिजाइनर आप सोचेंगे कि अगर हिंदुस्तान में थिएटर के नाम लिए जाएं, तो उसमें से गिने चुने नाम है, चाहे वह आप अगर लेंगे तो आप एम के रैना हो गए, बंसी कौल हो गए, जी देवेंद्र राजनसूर हो गए, रॉब क्लियर हो गए, विलास पिल्लई हो गए। तो मेरा सौभाग्य रहा कि सबके साथ काम करने का मौका मिला। तो जी देखा भी और सीखा भी, दोनों सीखा भी। होता रहा। जी जी। बिल्कुल, और आपने अपने रिज्यूम में लिखा भी है कि आपने भी म्यूजिक कंपोज किए हैं, तो जी जी आप जी। वो पहला म्यूजिक बताइए जो आपने स्वयं कंपोज किया। ऐसा मतलब, क्योंकि मैं फोक से बहुत जुड़ा जी रहा, तो गाने पहले फोक वगैरह बहुत गाता था। और जी रामचरितमानस आप जानती हैं कि हमारे इलाहाबाद और इधर बघेलखंड के क्षेत्र में ये बहुत गाया जाता था। तो जी गाने का जी ऐसा था। लेकिन थिएटर में जब गाने कंपोज करना शुरू किए, तो पहले मैंने बच्चों के गाने जरूर कंपोज किए। जी और जी जी, तो उसमें से मैं यहाँ जब दिल्ली आया, तो यहाँ पर टीआई है, थिएटर इन एजुकेशन। तो वहाँ पर बहुत सारे संगीत निर्देशक आए, उनके साथ काम किया। फिर टीआई में
बच्चों के साथ प्रोडक्शन होता था, उन प्रोडक्शन के साथ तो वहाँ से म्यूजिक का शुरू हुआ। लेकिन जब प्रोफेशनल म्यूजिक की बात आई कि जहाँ से म्यूजिक में, तो वहाँ से मैंने एक नाटक चश्मा ओढ़न है जिसके गाने कंपोज किए थे। दूसरा एक प्ले सुरेश भारद्वाज जी हैं, जी राष्ट्रीय नट विद्यालय में थे, उन्होंने प्ले किया था रोमियो जूलियट, तो उसके गाने भी लिखे फिर कंपोज किया। एक चश्मा ओढ़न का जो गाना है बहुत अच्छा गाना है। और वो सारे गाने फिर, क्योंकि वो पहले भी उसका म्यूजिक हो चुका है, और उसके बाद जब आप वो सुना हुआ म्यूजिक हो फिर इसके बाद आप नया कंपोज करो तो थोड़ा बिल्कुल चैलेंजिंग बिल्कुल। रहता है कि आप कुछ नया कर पाओ। तो जी पहला वही था कि वो मैंने किया। फिर इसके बाद निरंतर चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। क्योंकि आप एक म्यूजिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ अगर याद हो तो कुछ गुनगुना दीजिए आप दर्शकों के लिए। जी ज़रूर, मैं ऐसी जगह बैठा हूँ पर जी मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल लोग बाग बिल्कुल। ऑफिस है पर मैं कोशिश करता हूँ सुना देता हूँ आपको। अ, मैं तो केल रे चढ़ूं चंपे उतरूं, मैं तो जो हूँ मेरे विराजे की बात। मैं तो केल रे चढ़ूं चंपे उतरूं, मैं तो जो हूँ मेरे विराजे की बात। लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन आए पास जी। मेरे कौन आए, कौन आ रहे, एक आया नहीं माड़ी जा रही, एक आया नहीं माड़ी जा रही। लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन आए पास जी, लगन। ये जसमा उड़न का गाना है। उसमें एक बहुत गाना और है बहुत सुंदर। आपको। ये खोजोगी के कारण लागे, बैरागन बन जाऊंगे, जोगी के कारण लागे, बैरागन बन जाऊं। नदिया किनारे जोगी दुनिया रमाए, नदिया किनारे जोगी दुनिया रमावे, तब मैं पानी भर चली जाऊं, जोगी के कारण लागे, बैरागन बन जाऊं, जोगी के कारण लागे, बैरागन बन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चूंकि ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं और भी अच्छे से आपकी प्रस्तुति सुनने को मिलती। जी जी जी, मैं तो वही जी घर पे जो सब इंस्ट्रूमेंट रहते तो मैं आपको जरूर बिल्कुल सुनाता और बिल्कुल। गाने बहुत सुनाता। जी जी बिल्कुल, हमारे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं प्रणेश दत्त त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इलाहाबाद जी। हाई कोर्ट के ही सुधीर श्रीवास्तव जी कह रहे हैं सुशील जी कभी हरितंद्रा जी के साथ प्ले करें जरूर। जरूर सर, देखिएगा एकदम एकदम। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो जरूर हम लोग करेंगे। क्योंकि लोग मैं जब से कर रही हूँ तब से बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग। जादूमणि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत ज्यादा वो भी कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न यहाँ पे ये है कि जब हम नाट्य प्रस्तुति करते हैं तो आप भी समझ रहे हैं तकनीक को, तो जी नाट्य प्रस्तुति के समय जो तकनीक के बारे में आप कुछ हमें बताएं। देखिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उस फील्ड में नहीं जी होता, जी। लेकिन ये पता जरूर रहा कि एक ये विभाग ऐसा है कि अगर आपका ये पक्ष कमजोर हो जाता है तकनीकी विभाग जी से, तो शायद आपके जी अब असर पड़ने लगा है, क्योंकि जो आपका बैक सपोर्ट होता है ना, अगर बिल्कुल वो बिल्कुल। थोड़ा कमजोर हो जाए तो आपके नाटक प्रस्तुति में आपका, और तकनीकी एक ऐसी चीज है, चाहे वो जी साउंड डिजाइनिंग हो, साउंड ऑपरेशन हो, या लाइट डिजाइन हो, या लाइट लाइट ऑपरेशन हो, ठीक है, और या कि सेट डिपार्टमेंट का काम हो, तो आपको हर चीज अगर एक्टर के मुताबिक है मंच पर, तो एक्टर जी बहुत सहज हो जाता है, एक्टर बिल्कुल बहुत उस स्पेस के साथ खेलता है, उस स्पेस के साथ जीता है। लेकिन अगर जब एक्टर को लाइट चाहिए, उसका मूड चाहिए, या म्यूजिक उस तरह से नहीं हो पाता है, या आपका सेट आपको परेशान करता है, आपके एंट्री एग्जिट में आपको, तो मुझे लगता है कि एक ऐसा बैक सपोर्ट है तकनीकी
पक्ष जो आपके अगर पीछे खड़ा रहता है तो एक एक्टर और सबल हो जाता है और मजबूत हो जाता है जी, आप प्रस्तुति देने के लिए, उसको सारी चिंताएं छोड़ देता है वो। तो बिल्कुल। इसीलिए अब जाकर के एक ऐसा हो गया, पहले के ज़माने में तो ठीक है कि हम जब देखते थे कि लोग बाग पेट्रोमैक्स लगा करके और आपका लालटेन लगा करके थिएटर कर लेते थे, या एक हाइलोजन में काम हो जाता था, 2 हाइलोजन लगा करके। लेकिन अभी जिस तरह से सुविधाएँ हैं, तो मुझे लगता है कि एक ये पक्ष जो है जी, तकनीकी का पक्ष है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी प्रस्तुति जो है वो उसमें और 4 चाँद लग जाते हैं। और उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, जितने भी तकनीकी विभाग से लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके बिना हम अधूरे हैं। एक एक्टर जी, कुछ भी नहीं कर पाएगा, एक निर्देशक कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप बहुत कुछ बिल्कुल। परिकल्पना कर लेंगे, लेकिन उसको पूर्ण करने का काम जो है, वो तकनीकी आपको वो होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि आप उसपे भी जुड़े रहे, अभी आपने एक रिज़्यूम में ही लिखा है, बहुत सारी प्रस्तुतियाँ भी की हैं। रॉब के ROB, ये क्या है? ये मैं भी जानना चाहती हूँ। जी, जी, रॉब थिएटर के रॉब बारे रॉब में आपने रॉब थिएटर के रॉब बारे में। जी। नहीं, 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 वो रॉब क्लियर है, तो थिएटर डायरेक्टर का नाम अच्छा, है, रॉब क्लियर उनका अच्छा, नाम है। रॉब जी, जी। क्लियर उनका नाम है। अच्छा, अच्छा। जी, उनके बारे में हमें कुछ बताएँ, क्योंकि हमें अ, नहीं, मैं भी नहीं जानती थी इनके बारे में। अच्छा, वो जी, वो एक ऐसे निर्देशक है, उनके साथ एक प्ले हो रहा जी, था और वो जी। था आपका रोमियो जूलियट ही उन्होंने भी किया था, रोमियो जूलियट ही उन्होंने जी, भी किया था और वो ओपन ईयर में किया था उन्होंने। और उसके म्यूजिक कंपोज़र थे काजल दा और जी, रॉब क्लियर उस प्ले को डायरेक्ट कर रहे थे। हम लोग उसमें म्यूजिशियन थे, एज़ अ म्यूजिशियन उनके साथ अच्छा, काम कर रहे थे। तो जब हम उनके साथ काम कर रहे थे, उनको काम करते देखते थे, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में उनसे ज़्यादा टाइम का पंक्चुअल बंदा नहीं देखा। वो जी, हमको बोलते थे कि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं, आप 5:30 पे आइएगा और हम 5:30 से अगर 15 सेकंड अगर ऊपर हो गए, तो कह देते थे जी, कि ठीक है, आज हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, यू कैन गो, आप 15 सेकंड लेट हो गए हैं, आप जा सकते हैं, अब हम कल 5:30 पे मिलेंगे। जी, और उस बंदे में जो पैशन था काम करने का, परफेक्शन के साथ जो भी मतलब काम करते थे वो, और उनके एक्टिंग के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय विद्यालय के का जो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन हो रहा था उनके जी, साथ, जी, तो इतना प्रोफेशनल मैंने बंदा आज तक नहीं देखा। तो उनके साथ जो टाइम की पंक्चुअलिटी, जो टाइम की कीमत है, खासकर थिएटर में, और मुझे लगता है कि चाहे छोटे ग्रुप हो या बड़े ग्रुप हो, और अगर वहाँ पर अभिनेता या अभिनेत्री जिनको बनना है जीवन में, अगर वो टाइम पर रिहर्सल स्पेस पे नहीं आते, तो शायद उनको थिएटर नहीं करना चाहिए, या वो अपने आप से गुनाह कर रहे हैं, वो किसी का टाइम किल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कि आपको एक तो एक्टर बनना है, थिएटर करना है, फिर आप 5 बजे की रिहर्सल में अगर आप 6 बजे आते हैं, तो अच्छा होगा कि आप घर पर बाकी काम कीजिए, थिएटर नहीं कीजिए, क्योंकि थिएटर जी, उन्हीं लोगों बिल्कुल। के लिए है जो वक्त का ध्यान रखते हैं और टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, और थिएटर है भी टाइमिंग का खेल। अगर आपके पास टाइमिंग नहीं है तो आप एक्टर नहीं बन सकते हैं अच्छे, मेरा ये मानना है। तो चाहे जिंदगी की टाइमिंग हो या आपको आपके अभिनय की टाइमिंग हो, दोनों बहुत बराबर होनी चाहिए, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, लेकिन देखिए होता क्या है कि जो शौकिया रंगमंच से लोग कलाकार काम करते हैं, तो वो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं नौकरी में है, तो वो एक टाइम तो फिक्स ही करते हैं कि हमें इस टाइम में इकट्ठे होके काम करना है, क्योंकि भाई व्यवसायीकरण तो है नहीं थिएटर में, और यही नहीं, आज नहीं, शायद। जी, तो युवा मैं परेशान भी इसी वजह से भविष्य। हाँ, मैं जानना भी चाहूंगी, क्योंकि आप भी यंग रंगकर भी हैं, और जो इसमें बच्चे दमादुर बच्चे जो भविष्य तलाश रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो वो सीधे फिल्मों की तरफ, टीवी की तरफ क्यों मुड़ रहे हैं, क्योंकि रंगमंच पे उनको अपना कैरियर नहीं दिख रहा है। तो इस संदर्भ में आप दरअसल कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल में जब हम लोग थिएटर करते थे, हमारे समय में जी, अ, ये यंत्र हमारे हाथ में नहीं था उस दौरान। जी, ये एक चलता फिरता जो आपके साथ एक टेक्निकल मोबाइल जो आपके पास आ गया है, थरथराहट यंत्र, तो इससे जी, आप 24 घंटा आप बाकी चीज़ों से कट गए हैं। आप केवल और केवल सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ये व्हाट्सएप है, और दुनिया भर के जी, आपके पास ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं, और उसमें अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। थिएटर करने वाला बंदा, जिसको थिएटर करना है, वो कभी गूगल करके ये नहीं सोच रहा है कि
यार 4 किताबें डाउनलोड कर लो, कविताएं पढ़ लो, इतना अ, साहित्य भरा पड़ा है इंटरनेट पे, कभी कोई सर्च नहीं करता। आप बैठे हुए हो और आएंगे जब थिएटर करने के लिए, तो बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि फलाना है, ये है वो, 5 किताबें नहीं पढ़ के आते हैं, माफ जी। कीजिएगा। नहीं, और नहीं, ये सबको, सही है, बिल्कुल। ठीक है, और आप जब आते हैं इस फील्ड में कि हमको थिएटर करना है, तो आप कभी भी वो गूगल करके नहीं आते हैं, कम से कम उसके बारे में पढ़ लें कि थिएटर क्या है, कैसे होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अगर आने के बाद मुंह ताकते रहते हैं कि दादा बता देंगे, दीदी बता देगी, तो हम सुन के फिर दूसरी जगह तुरंत 15 दिन की क्लास लेने लगेंगे। ठीक है, जी, पहले 15 दिन का कोर्स खुद करने आएंगे और दूसरे दिन से अपनी क्लास 15 दिन की शुरू कर देंगे, स्पेशल कोर्स और वॉइस एंड स्पीच और दुनिया भर का पोस्टर बना करके तुरंत फेसबुक पे डालेंगे। और जी, ऐसे तमाम बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो खुद ही, मतलब जिनका अपना जीवन कुछ भी थिएटर के लिए नहीं है, उनका सिर्फ वो 1 महीने की वर्कशॉप कर ली। या सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, बहुत खराब लगता है कि जो 21 या 22 साल या 30-30 सालों से थिएटर कर रहा है, जी, वो शौकिया थिएटर वाला कहलाता है, और जो 1 साल का जी, डिप्लोमा कोर्स कर लेता है, वो प्रोफेशनल एक्टर कहलाने लगता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य शायद हिंदुस्तान में और कुछ नहीं हो, कि बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल। अपना खून पसीना थिएटर को दे दिया, उसको कहते हैं वो शौकिया रंगमंच करते हैं। और 1 साल का डिप्लोमा धारी या 6 महीने का कोर्स करने वाला, वो अपने आप को बताता है कि वो प्रोफेशनल। और हालांकि उसका पता तब चलता है जब वो आते हैं मंच पे वापस, हालांकि वो मंच पे आते नहीं है क्योंकि उनको दुकान चलानी है, तो जी, ऐसे लोग मंच बिल्कुल। पे आते नहीं हैं। और जितने भी दुकानधारी लोग हैं, वो मेरे से तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं, तो मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि भाई, आप अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसका भविष्य मत छीनो। आप वो 15 दिन बिल्कुल, की बिल्कुल। क्लास, उसके उसके आने वाले 15 साल और पीछे के 15 साल बर्बाद कर देते हैं। वो कुछ सोचने समझने के लायक नहीं रहता, उसको एक नाटक करवा देते हैं और वो उसमें अपने आप को वो आ जाता है हीरो बन के, और 4 लोग बोलते हैं, यार भाई तुमने बहुत अच्छा किया, भाई तुमने बहुत अच्छा किया, भाई तुमने बहुत अच्छे के चक्कर में वो अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, सीखता ही नहीं। जी, और फिर वो तो सीधे जी, मुंबई के चक्कर में रहता है कि मुंबई चले जाएंगे तो वहां जा करके मैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो मुंबई में वही लोग काम कर रहे हैं जो वाकई में बहुत अच्छा अभिनेता है। जी, वो बहुत बिल्कुल। बहुत इतनी मेहनत करते हैं। आप बड़े बड़े स्टार्स को देख लीजिए, वो 5 से 6 घंटे सिर्फ सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, फिर भले रात हो जाए लेकिन जिम जाएंगे, फिर डांस क्लास जाएंगे, फिर किसी दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होंगे। और यहाँ के लोग अपनी ही मातृभाषा नहीं सीख रहे हैं, हिंदी पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश थिएटर उनको पहले कर लेना है, स्पेनिश सिलेबस की पहले जाना है, स्टेला एडलर पढ़ना चाहेंगे, माइकल चेको पढ़ना चाहेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं, और कोई चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन दुकान किसकी कितनी बड़ी है। अगर उस बिल्कुल। दुकान में दिख गया है कि वो दिखा देगा तुमको, तो बेटा मैं 1 साल में तुमको या कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा पता नहीं। कहेगा हाँ दादा, आप ही के पास आऊंगा, और दादा तो बैठे ही हैं, दादा तो जी, पैसा देंगे और इसके बाद आप कह देंगे कि, और दादा करने के बाद उनके ही नाटकों में उनको जगह नहीं मिलती, तो दूसरे प्रोफेशनल एक्टर बुलाते हैं वो, कि उनके ही ग्रुप में से जो निकले हुए बच्चे हैं, कम से कम उन्हीं के तो काम आए, उनके काम भी नहीं आते हैं, वो दूसरे ग्रुप्स में भटकते रहते हैं कि हमने वहाँ की थी वर्कशॉप लेकिन समझ नहीं पाए। ये समस्या तो है, खैर बहुत विकट समस्या बिल्कुल, बिल्कुल। दयानंद शर्मा जी बोल रहे हैं कि 1 साल के अनुभव वाला भी अपने को प्रोफ़ेशनल करने लगता है। बहुत सही कह रहे हैं शर्मा जी। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी कि जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, प्लेबैक म्यूज़िक करते हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब कैसे वो म्यूज़िक के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी। रंग संगीत एक बहुत अलग विषय है, और जी, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं जो रंग संगीत में जो आना चाहते हैं, तो रंग संगीत का एक अपना ही दायरा है, अपना ही बैकग्राउंड है, क्योंकि रंग संगीत कोई एक, ऐसा नहीं कि कोई एक आपने महारत हासिल कर ली और वो आप उस पे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ अलग अलग जगह से, यानी अलग अलग भाषाओं का या अलग अलग शहर का या अलग अलग गाँव का, आप जब समावेश एक जगह कर देते हैं, वही रंग संगीत हो जाता है। अलग अलग राग, अलग अलग फोक, या जितने भी तरह की आप चीजें लाते हैं, आप थिएटर में लाते हैं, तो एक अलग ही कलर उसका बनता है, और उसको आप रंग संगीत, और तो जितने भी लोग हैं रंग संगीत जिनको करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक म्यूजिशियन को, जो कि थिएटर का, जो अपने शहर में शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, या
हारमोनियम बजा रहे हैं, सितार सीख रहे हैं, तब कम से कम उनको अपने शहर के थिएटर वालों के साथ जा करके एक आध नाटक, 2 नाटक, 3 नाटक में म्यूजिक करना चाहिए। और भले ही थिएटर वाला जो बंदा है, डायरेक्टर है, उसको म्यूजिक का पता ना हो, लेकिन अगर वहाँ पर कोई आ रहा है या आपकी अपनी समझ है कि मैं यहाँ पर कौन सा राग बजाऊं या मैं कौन सा यहाँ पर पीस लगाऊं, तबले का क्या पीस लगेगा, पखावज क्या बजेगी, फ्लूट में क्या बजना चाहिए, अगर आप संगीतकार हैं तो आप एक नाटक का म्यूजिक जरूर डिजाइन, उससे जब बिल्कुल आप धीरे धीरे तो। और लोग बात क्या होता है ना, फिल्म का म्यूजिक जैसा है कि फिल्म का म्यूजिक बहुत हावी होता है फिल्म का, लेकिन नाटक का संगीत, रंग संगीत नाटक पर हावी नहीं होता। बाबा कारण जी का एक बहुत बड़ी बात वो करते थे कि वो अपने संगीत को इतना स्ट्रांग बनाते थे कि उसके साथ एक्टर को लड़ना पड़ता था। वो ये कहते थे कि संगीत जो है वो एक किरदार है नाटक का, वो बिल्कुल कोई आपके साथ चलने वाला या आपके साथ ऐसा नहीं कि उसको आपको पीछे चलाना है, नहीं। अगर आपको नाटक में संगीत रखना है तो संगीत के साथ, संगीत एक एक्टर की तरह है, और वो अभिनेता से अगर आप हरा सकते हो आप अपने अभिनय से, तो मेरे संगीत को हरा के दिखाओ। आप बिल्कुल कंपटीशन खड़ा करते थे कारण साहब, तो उनकी ये जी बहुत अच्छी बात थी। और अ, मुझे लगता है कि कारण जी का नाम रंग संगीत में अमर है, और उनके जैसा म्यूजिक या भास्कर चंद्रावरकर जी जैसा म्यूजिक बहुत कम लोगों का सुना मैंने अपने जीवन जी में। जी और जो लोग भी कर रहे हैं म्यूजिक अलग अलग क्षेत्र में, वो कमाल का करते हैं। अगर इधर देखा जाए आपका बिहार में, तो संजय उपाध्याय जी बहुत अच्छा काम कर रहे जी हैं, अजय कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी अलग अलग जगह पर। तो कुछ बहुत अच्छे संगीतकार हैं जो थिएटर में हैं अभी भी, और लेकिन अब थोड़ा सा अभाव हो रहा है। जो भी लोग हैं अब म्यूजिकल प्ले हो नहीं रहे। सबसे बड़ी जी समस्या आ गई कि जो संगीत जानते भी हैं, रंग संगीत के बारे में जिनको पता भी है, अब उनके पास जी उस तरह का काम नहीं रहा, क्योंकि लोग बाग म्यूजिकल प्रोडक्शन उठाते ही नहीं, क्योंकि उनका खर्चा जो है थोड़ा बड़ा है। क्योंकि अगर आप म्यूजिकल टीम रखेंगे तो आपके पास एक हारमोनियम, तबला, फ्लूट, सितार, बिल्कुल ऐसा कुछ चाहिए। तो लोगों के पास म्यूजिक के लिए बजट नहीं होता है। बाकी आजकल बहुत हो गया है। अगर आप आधुनिक रंगमंच जब हाँ होता है तो वहाँ बोलोगे कि 1 किलो चना की दाल जमीन पे गिरानी है, 10 किलो आटा जमीन पे बिखेरना है, 5 किलो घी आपको एक्टर को देना है, उसको फैला के उसके साथ खेलेगा, फीलिंग चाहिए, टमाटर फोड़ो और ये सब करो, तो उनका एक अलग तरह का थिएटर चल रहा होता जी है। तो लेकिन जब बोलो कि आप लाइव संगीत की बात करो, लाइव म्यूजिशियंस की बात करो, तो उस तरह के नाटक अब बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी बंद हो गए हैं। और शायद इसीलिए अब रंग संगीत थोड़ा सा हाशिए पर आ रहा है, और हम सबको मिलकर के सोचना पड़ेगा कि म्यूजिकल नाटक ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। और हमारी परंपरा रही है कि जितने भी पहले नाटक होते थे सब म्यूजिकल होते थे, लेकिन बिल्कुल आजकल एक दौर आया है सोलो नाटकों का, डुएट नाटकों का, बिना म्यूजिक के नाटकों का। बोले हम साइलेंट में खेलेंगे, लेकिन उस सन्नाटे के संगीत को पकड़ना भी तो अभिनेता की पहचान है। जब अभिनेता के पास संगीत की समझ ही नहीं है, तो वो जी क्या साइलेंट को पकड़ेगा और क्या संगीत को पकड़ेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो अभी नौटंकी विधा से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं नौटंकी तो बिना म्यूज़िक के हो नहीं सकती, तो उनकी मजबूरी कह सकते हैं या उनको लेना ही लेना है, उस पे काम अच्छा कर रहे हैं लोग, जो भी कर रहे हैं। लेकिन आम अगर सामान्य तरीके पे देखें तो निश्चित है, थोड़ा बहुत म्यूज़िकल प्ले का भाव आया है। सुशील जी, मैं यहाँ एक वैसे तो आपने कहा कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आपको म्यूज़िक का की जो प्रेरणा भी मिली, चाहे आपके जो गुरु वो रहे होंगे, फिर भी आपका कोई म्यूजिक में मैं जानना चाहती हूँ आइडियल कोई है जिसको आप पसंद करते हो? वैसे तो संगीत सुनने का शौक बहुत रहा, तो सुनते सुनते ऐसा हुआ कि एक हर एक समय दौर में बदलता गया। जी पहले अपने मामा को सुनना अच्छा लगता था, जी फिर जब समझ पैदा हुई तो किशोर कुमार, लता जी को सुनने लगे। फिर जी और बाहर निकले, थिएटर में आए तो किसी दूसरे को सुना, फिर किसी गजल आए सिंगर तो उनको सुनने लगा, फिर जगजीत सिंह अच्छे लगने लगे। इस तरह जी से बदलते रहे। तो हमेशा लेकिन जो पुराने जो सिंगर थे उनको सुनना अच्छा लगता था हमेशा। और फिर डिफरेंट तरह के गाने और अलग अलग तरह का म्यूजिक, वो जो मुझे समझने और सीखने का मौका मिला, वो बंसी सर के साथ जब था। तो वो जी हिंदुस्तान के अलग अलग तरह के फोक कलाकारों के साथ काम करते थे, और मैं उनके साथ एज ए असिस्टेंट काम करता था। तो अलग अलग ट्राइब्स का, अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग स्टेट का म्यूजिक
वो डांस देखने को जी मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा। तो इस तरह जी से चाहे वो लोक संगीत रहा हो या सांस्कारिक गीत रहे हों या पारंपरिक गीत रहे हों, तो उनके साथ जुड़ा रहा, तो वो बहुत एक अच्छा संयोग रहा कि जितना किया नहीं उससे ज़्यादा सुना म्यूज़िक, तो वो समझ अंदर बैठी हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जी अंदर कुछ है, कभी मौका आएगा तो वो निकाल के जी रखूँगा किसी के सामने। जी बिल्कुल। वैसे तो सुशील जी देखिए, अभिनय जो नाट्य प्रस्तुति है वो तो एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, मतलब अभिनय में तो सब डांस, म्यूजिक, नृत्य, सब सारी चीजें आ जाती हैं। वो जी, संपूर्ण अभिनय ही माना जाता है, जो अभिनय हमारा अभिनय कला है। लेकिन मैं यहाँ जी। पे जो आज की पीढ़ियां इसमें जो सोच रही हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो आप अपने विचार से क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि मतलब वो इस तरफ अगर आती है तो वो किस रूप तैयारी के साथ आए, या नहीं तो वो एक दूसरे डायरेक्शन में जाए, वो अपना अपने करियर को बनाए। दो दो 3 चीज़ें हैं रितंद्रा जी जो मैं रखूँगा आपके सामने। एक तो जी सबसे बड़ी बात कि आज भी कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है थिएटर को लेकर बिल्कुल हिंदुस्तान में। और आज भी लोग क्या है ना कि लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनको थिएटर में भेजने से डर रहे हैं। उनको लगता है कि थिएटर में जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, थिएटर में चला जाएगा तो बिगड़ जाएगा, थिएटर में चला जाएगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा, कुछ कमा नहीं पाएगा। मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है। जी आप किसी की रुचि को, किसी के अगर आप ऐसे सोच लेंगे तो फिर तो मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आप फिर जैसे रामलीला खत्म हो रही है, धीरे धीरे रामलीला खत्म हो जाएगी, नौटंकी खत्म हो जाएगी। तो जिस तरह से आपका फोक संगीत और लोग सुनना भी बंद कर दिया ना, ना कोई रामलीला देखने जाते हैं, वो सब पॉलिटिकल हो। रामलीला में लोग बाग जाएंगे तो बीच में धनुष भंग होने वाला होगा तो नेताजी आ जाएंगे, बोलेंगे रुक जाइए, धनुष भंग बाद में होगा, पहले नेताजी का भाषण होगा। तो इस कारण से लोगों का मोह भंग हुआ कि आपने जो भी ऐसे छोटे वो थे पहले के समय में, मेले लगते थे, ठीक है, वो मेले से मॉल हो गया, तो अब मेला ही बंद हो गया। पहले तो मेला में बिल्कुल ये होता था कि 4 परिवार मिल जाते थे मेले में आकर के। आजकल मॉल में कोई नहीं मिलता, मॉल में केवल दुकानें सजी हैं आपको। तो मेला से मॉलिज्म का जो सफर था वो बहुत बिल्कुल आधुनिकता का एक ऐसा दौर था जहाँ पर आ, आ, आदमी की क्या बोलते हैं, इंसानियत जो है वो मार दी गई। मेला से मॉल जब पहुंचे तो सफर तो बड़ा वो लगा कि बिल्कुल। बहुत चकाचौंध है, लेकिन वहां पर इंसानियत खत्म हो गई। जैसे पहले होता था कि लोग बाग जो अच्छा भैया, मेले का जो ट्रेडिशनल रूप था वो बिगड़ गया। जी मैं वही कह रहा हूँ, आज 5 रुपए की जी सीटी, मेले की 5 रुपए की सीटी, और वो मॉल में जाकर के 50 रुपए की बिक रही है। अब बिल्कुल। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता था। जी ठीक है, जिस सीटी को या जिस फिरंगी को या जिस लट्टू को खेलने के लिए हमें कहीं धूल भरे या उसमें जरूरत होती है, आजकल तो बच्चे लोग, पेरेंट्स लोग मना कर देते कि भैया धूल में नहीं। तो जो मिट्टी से जुड़ने की बात होती थी वो मुझे लगता है कि वैसे ही रंगमंच है कि अगर आप थिएटर से नहीं जुड़ेंगे तो शायद आप अपनी माटी से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, और सही। आपको जो भी लोग थिएटर करना चाहते हैं तो आपको समझ होनी चाहिए कि थिएटर जो है या तो वो आपका बेसिक है। अगर आप समझे, वो जितने भी बड़े एक्टर हैं, तो अभिनेता जिनको बोल सकते हैं, स्टार्स की बात नहीं करता, स्टार अलग ही वो है, लेकिन जितने भी अच्छे एक्टर हैं वो सब थिएटर से निकले, जितने भी सही। अच्छे अभिनेता हैं वो सब थिएटर से गए हुए हैं। तो अगर आपको थिएटर करना है तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, और उन निर्देशकों को भी, या उन युवा लोगों को भी जो अ, जब उनके यहाँ बच्चे जाते हैं उनको मार्गदर्शन बहुत सही दीजिए। उनको आप ये मत बताइए कि आप उसको रातों रात स्टार बना दो, जी उसको बताइए कि ये रास्ता बहुत कठिन है, जो लोग इस पे जो इन कांटों पे चल पाएंगे उसके बाद ही आपको आपको मिल पाएगा कुछ रास्ता। ऐसा नहीं होगा कि आप आज आपने खीर खाई और कल आप जो है तो बस कर लेंगे, जी चमत्कार कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल सही तपस्या करनी पड़ेगी, और इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब मैंने देखा कि जो लोग निरंतर थिएटर कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अ, आलोक चटर्जी हो गए या और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो केवल थिएटर ही कर रहे हैं। अब जाकर के उन्होंने 40 साल 50 साल थिएटर करने के बाद जाकर के वो आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो आज भी कहते हैं, मुझे तो आज भी यही लगता है कि मैं अगर मीडिया की तरफ करता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए मेरा मन करता है, बाकी जो अंतरात्मा जो है वो मेरी रंगमंच में ही बसती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो
तो ठीक है, आप वहां से सरवाइव करने के लिए आप कर लीजिए, ठीक है आप, लेकिन यहाँ पर जो है तो आप अपनी ईमानदारी के साथ काम कीजिए, क्योंकि जितने भी बिल्कुल। लोग हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो केवल और केवल थिएटर के बल पर ही शानदार काम किया, बड़े बड़े नाम किए। इवन कभी वो गए ही नहीं, चाहे वो बंसी पोल कर रहे हो या रतन खियाम रहे हो या ऐसे लोग जिन्होंने जिन्होंने कभी भी फिल्मों की तरफ रुख ही नहीं किया, केवल थिएटर जी ही किया। और बहुत सारे आज भी नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में फिल्में नहीं होती, वहाँ भी फिल्मों में बहुत, हर तीसरा बंदा वहाँ स्टार है, ठीक है, एक्टर जो है वहाँ का, इतनी ग्रेफिटी है, इतने ग्रुप्स हैं। लेकिन कुछ बड़े लोग हैं जिन्होंने थिएटर ही किया, कुछ भी नहीं, कन्हैया लाल जीवन भर थिएटर करते रहे। आप कर्नाटक में चले जाइए, सी आर जम्बे, प्रसन्ना जी, उन्होंने दूसरा कुछ किया ही नहीं। वो कहते हैं कि आप, मैं आपको तैयार करूंगा, आप क्यों जा रहे हो आप कहीं जगह। सी आर जी जम्बे और प्रसन्ना जी जैसा डायरेक्टर है और हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। जी और बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या है, इतने अच्छे निर्देशक होने के बाद अगर आप किसी भी ग्रुप में चले जाइए तो उनको पूरे हिंदुस्तान के निर्देशकों का नाम नहीं पता होगा, अच्छे अभिनेताओं का नाम नहीं पता होगा। उनको ये बिल्कुल लगेगा कि अरे दादा हमारी बुराई कर रहे हैं, दादा अरे हमको ये कर रहे हैं, वो सीनियर है गए हैं, अरे वो 4 किताबें क्या पढ़ ली है तो हमको क्या समझने लगे। अरे भाई आप नए बच्चे हो, आपको तो और ज्यादा पढ़ना है, हमसे भी ज्यादा पढ़ना है। और ठीक बिल्कुल। है, आपको लगता है कि हम आपके लिए कंटक हैं, तो आप थिएटर में ही हमसे कुछ बड़े कर बन जाओ ना। आप थिएटर नहीं कर रहे हो, आप यूट्यूब चैनल लगा लोगे, आप अपनी ही भाषा का बलात्कार करने पे लग जाओगे, आप अपनी ही बोली के साथ बलात्कार करोगे। ये बहुत सही है। दुर्भाग्य है हमारे कि आपको बिल्कुल। आजकल एक माध्यम मिल गया है, बोले हम रील बनाएंगे, हम यूट्यूबर बन जाएंगे, हम यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं। अरे क्यों बनाते हो भाई? किसी ने आपको गोली दी है कि आप यूट्यूब की वीडियो बनाओ? अब बनाना है तो आप फिर बड़ा काम करो ना। आपने 4 बिल्कुल नाटक बिल्कुल। किए, ठीक है, और आप यूट्यूब चैनल आपका चल गया है, आप उसमें कुछ भी परोस रहे हो, ले आए हो कहीं से तालाब की में किनारे चले गए, बोले देखिए समंदर किनारे मछलियां तैर रही हैं, मछलियां कैसे, ये मतलब वाहियात जिसका कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल थिएटर से। बिल्कुल सही। और नाम लिखेंगे कि अ, अभिनय फलाना मंच और ये मंच वो मंच, ऐसे बिल्कुल। बहुत सारे लोग। तो मुझे लगता है कि नए लोगों को यही है कि एक जरूरी चीज है कि वो हम कहते हैं आप हमारे पथ पे मत चलिए, ठीक है, हमारे जितना तो आप खैर कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग ऐसे थे कि अखबार डालने से लेकर के और टिकट बेचने से लेकर के, झाड़ू पोछा लगाने से लेकर के, और सड़क पे और गलियों पे लौटने से लेकर के, नुक्कड़ नाटक करने से लेकर के, वो आपसे हो नहीं पाएगा। आपको सब कुछ सुविधाएं, अब तो छोटे शहरों में लोगों के पास रिफेक्ट्री हो गई है, सरकारी ग्रांट मिल रही है, तो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। और फिर छोटे छोटे अच्छा ये हुआ कि बहुत सारी अब संस्थाएं हो गई हैं जहाँ पर लोग जी सीख सकते हैं, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, या कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो। बिल्कुल। तो पहले तो हमारे समय में तो इतना साधन ही नहीं था। जो सीनियर बता देते थे कि ये पढ़ लो बेटा, तो वही पढ़ लेते थे। इतने नाटक भी नहीं मिल पाते थे, इतना पैसा भी नहीं था कि नाटक खरीद पाए। आजकल तो पीडीएफ उपलब्ध है। आप किसी को भी जी बोल दो भैया मेरे को ये नाटक दे दो, आपको 10 मिनट में पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दो। तो आप जी। नाटक पढ़ते नहीं है, नाटक और बस करना सबको है कि हम लीड रोल करेंगे, सबको लीड रोल जी करना है। और वो नहीं, लीड रोल भी पढ़ना तो पड़ेगा सुशील जी, बिना पढ़े कुछ नहीं आता। हम एक ये मैथ का सिद्धांत है, फार्मूले पता रहेंगे तभी आप मैथमेटिक्स हल कर पाएंगे। तो एकदम वैसे एकदम ही बिल्कुल पढ़ेंगे तभी साहित्य को समझ पाएंगे, नाटक विधा को समझ पाएंगे, और अच्छी प्रस्तुति की बात करते हैं वो भी कर पाएंगे। और फिल्मों में भी मैं समझती हूँ कि सब वहाँ अनपढ़ थोड़ी जा रहे हैं, कुछ न कुछ स्टडी तो उनका अपना अनुभव रहता ही है, ऐसे ही थोड़ी वो वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो पढ़ते हैं, वो जी भी जी, पढ़ते हैं। तो पढ़ना एकदम तो एकदम। मस्त है। और बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता। आप मेरे मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आज हमारे साथ जो लोग जुड़े थे, बबीता पांडे जी, नीरा त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुधीर श्रीवास्तव जी, मीता मिश्रा जी, साधना जी, जादू मनी जी बहुत मनोबल बढ़ाते हैं, इनका इंटरव्यू अरे मैंने एक बार बहुत बहुत, लिया था। वो मणिपुर में बहुत जी अच्छा काम करते हैं, मैं उनको बहुत अच्छी जी तरह से जी जानता हूँ, उनके साथ गया भी हूँ मैं, जी कहा वहां पर उनके जहाँ उनकी रेपेट्री है वहां गया हूँ काम जी करने। जी जी। तो आप सभी हम लोगों से जुड़े, और जो जुड़ेंगे देखेंगे, सराहेंगे भी आगे। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सुशील थैंक जी, यू सो आपने मच, थैंक यू सो मच। इतनी व्यस्तता में मेरे मंच पे आके मेरी मंच की शोभा बढ़ाई। थैंक यू, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत